कह रही है ये आंखें तुम्हारी, गजल कह रही है बहुत खूबसूरत है, जैसे कि जन्नत ना जिनका है कोई बदल कह रही है ये आंखें तुम्हारी, गजल कह रही है। वाह वाह वाह। तो खान साहब, आप जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले आप थोड़ा ये गज़ल फॉर्म के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए गज़ल फ़ॉर्म जो है वैसे तो दुनिया के अलग-अलग ज़बानों में गज़ल लिखी जाती है। हम्म, लेकिन गज़ल की शुरुआत जो है वो बेसिकली अरब से शुरू हुई, फिर उसके बाद पर्शिया में, मतलब फ़ारसी बोलने का जो इलाक़ा है ईरान में, अफ़गानिस्तान में ये फ्लरिश हुई और उसके बाद हिंदुस्तान बर्र-ए-सग़ीर में आने के बाद तो इस पर जवानी आ गई। मैं ये वाह। कहूँगा कि जो उर्दू गज़ल ने जो जिन-जिन सब्जेक्ट्स पर शायरी हुई है उर्दू गज़ल में, वो बस क्या बताऊँ, ना सिर्फ़ गज़ल रोमांस कहने का एक तरीक़ा है, हम्म, बल्कि इंसान की और इस दुनिया के तमाम सब्जेक्ट्स पर गज़ल कही जा सकती है, लेकिन अमूमन तो मोहब्बत, इश्क, गम, जुदाई और कुछ-कुछ मैख़ाने पे भी गज़ल कही जाती है। बिल्कुल। लेकिन वो हर शेर में एक कायनात बसती है, मैं ये कहूँगा। हम्म, हर शेर अपने आप में एक कंप्लीट है। और अगर गज़ल की जो टेक्निकैलिटीज़ हैं उनके बारे में मैं ज़िक्र करूँ, तो गज़ल कम से कम 5 शेरों से बनती है। शेर कहते हैं कपलेट को, हम्म, हम्म, जिसमें 2 लाइन्स होती हैं हम्म। और उसमें पहले मिसरे को कहते हैं मिसरा-ए ऊला, और जब शेर का मतलब खुलता है उसको कहते हैं मिसरा-ए सानी। इंटरेस्टिंग। तो तो पहली शेर में निकल जाता है ये। हाँ, पहला उसको मतला कहते हैं। सही। उसके बाद उस ग़ज़ल में बाकी के शेर हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले शेर से वो रिलेटेड हों, हर शेर अपने आप में एक इंडिविजुअल मक़ाम रखता है, एक मीनिंग रखता है। हम्म, तो जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल गालिब का एक शेर है, बाज़ी चाहे अतफ़ाल है, वाह। दुनिया मेरे मेरे आगे, आगे होता है शब-ओ-रोज़, तमाशा तमाशा मेरे मेरे आगे। आगे। ये फ़िलॉसफ़िकल शेर है। बिल्कुल। उसके बाद फिर रोमांटिक शेर आ जाता है, मत पूछ के क्या हाल है, मेरा तेरे मेरे आगे पीछे, तू देख के क्या रंग है, तेरा मेरे आगे। तेरा मेरे आगे। वाह वाह। तो गज़ल का क 5 शेर जब हो जाते हैं तो वो पूरी गज़ल बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत वक़्त चाहिए इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए, बल्कि एक बार मैं जब तक हूँ शामिल, तो एक पूरा प्रोग्राम हम गज़ल की टेक्निकैलिटीज़ पर और इस सब्जेक्ट पे पूरा ज़िक्र करेंगे। करना चाहिए। बिल्कुल, और मेरा रियाज़ भी बढ़ गया हम बात बातें में। मेरा बिल्क होमवर्क भी बढ़ गया है अभी। तो बिल्कुल। मैं एक बात इससे निकालना चाहूँगा, जो आप बात कर रहे थे, मुझे एक याद आ रही है, अब हम दोनों की रिलेशनशिप के बीच में। तो जब हमारी शुरुआत हुई थी, अब मैं अभी अब आई हैव नेवर टोल्ड यू दिस। जी। हमारी जब शुरुआत हुई थी, तालीम में जब शुरू कर रहा था, तो आप कहते हैं कि बेटा आप क्या पसंद करते हैं? कौन से गाने पसंद करते हैं? मैं जी। थोड़ा आपको सिखा दूँगा। हाँ। मतलब आप जानते हैं कि आप खुद अपने आप का तालीम सिखाते हैं। जी। एक मर्तबा आप मुझसे कह दिए कि क्या अच्छा लगता है आपको? हाँ। कहा, खान साहब मुझे अ, उमराव जान की गज़लें बहुत अच्छी लगते हाँ। हैं। तो हम शुरू किए थे इस चीज़ के ऊपर। जी। प्रैक्टिस किए थे, एक मर्तबा हम कर लिए थे। हुँ। उस टाइम पे आपने मुझे नहीं बताया, सब्सिक्वेंटली आपने मुझे नहीं बताए हैं। मैं खुद से ढूँढ लिया कि आपके फादर इन लॉ इस उमराव जान की गज़लें कंपोज़ किए थे। जी, जी। आप मुझे बताए नहीं कि शायद मैं इस चीज़ से आता हूँ, मैं एक जी। बहुत बड़े घराने से आता जी, हूँ। जी। आपको मतलब आप शायद जानते नहीं हैं कि क्या घराने से हम ताल्लुक़ रखते हैं। मैं खुद से ढूँढना पड़ा। मतलब ऐसा क्यों? इतना ऐसा देखो यूँ है कि मेरा ये नज़रिया है कि घराना, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इतने बड़े घराने से मैं आता हूँ, जिसने बहुत कुछ हिंदुस्तानी म्यूज़िक को, जब मैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, तो वो पूरे सब कॉन्टिनेंट का म्यूज़िक है। बिल्कुल। चाहे वो पाकिस्तानी म्यूज़िक हो, क्योंकि वो एक ही थॉट का है म्यूज़िक है। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि ऐसे घराने से आता हूँ। लेकिन घराने में पैदा होना ही एक काफ़ी नहीं होता है। आपको ज़िंदगी भर बहुत मशक्कत करनी होती है, बहुत रियाज़ करना होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि घराने के बारे में तब ज़िक्र करूँ जब लोग ये समझ लें कि हाँ, मैं एक जो कुछ भी मैंने किया है इंडिविजुअल, मेरी कुछ बात शख्सियत है। तो जब लोगों को
मेरी गायकी के बारे में, मेरी परफ़ॉर्मेंस के या मेरी क्वालिटीज़ के बारे में जब पता चल जाता है, तब मुझे कहते हुए अच्छा लगता है कि हाँ, ये मेरे वालिद थे, ये मेरे नाना थे और मैं इस घराने से आता हूँ। मेरी एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है। पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम मतलब हम जब इनहेरिटेंस देखने जाते हैं, क्योंकि जी। हम इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि ये आप पैदा हुए हैं, आपके जी। चॉइस नहीं था, आप बस जी। पैदा हो गए। जी, बिल्कुल। तो आदमी कह सकता है कि यार मैं इस चीज़ में हूँ, मेरा ये लास्ट नेम है, मेरा सिलसिला ये है। जी, लेकिन इनहेरिटेंस ऐसी चीज़ होती है, इनहेरिटेंस को भी अर्न करना होता है। बिल्कुल, कुछ भी दिया नहीं जाता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं अपने आप ये भी देखा हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चल गया कि हम जब न्यूयॉर्क में गए थे, 200 लोग को इतना हैरान बन करा दिए, जी। और मैं सोचा, अच्छा अभी मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ। अरे! मैं अपने आप सोचा, जी, डिसाइपल ऑफ उस्ताद गुलाम अब्बास खान, है ना? जी। लेकिन यार, अब अच्छा तो तुम सुनो। हाँ, तो ये हमेशा आ बस, जाता है। बस। बहुत सारे किस्से हैं शामिल। जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो रियाज़ करता था लेकिन उतना डिसिप्लिन से नहीं करता था। तो ब उस ज़माने में दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो उस ज़माने में बड़ा म्यूज़िक कॉम्पिटिशन होते थे हुँ, और मेरे सब साथी होते थे बड़े-बड़े जो आजकल नामचीन आर्टिस्ट हैं, अलग-अलग कॉलेजेस में हम पढ़ते थे। तो हम ही लोगों के दरमियान कॉम्पिटिशन होता था, कभी मेरा फर्स्ट प्राइज़ लग गया, कभी किसी का लग गया। लेकिन जब कोई बड़ा उस्ताद आता था जज करने के लिए, तो मैं डर जाता था कि मैं कैसे कहूँ कि मैं उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब का बेटा हूँ। हुँ। अगर मुझसे गलती हो गई तो, और मैंने अगर पहले से ये बता दिया कि मैं उनका बेटा हूँ, उनका नवासा हूँ, उनका पोता हूँ, तो मेरी तो और मेरे वालिद की भी बेइज़्ज़ती हो जाएगी कि ओह कैसा नो! बेटा पैदा किया। अभी मुझे ये लगता है, अभी ये मुझे लगता है। हाँ, लेकिन ये अगर ये अक्ल हो गई ना, हाँ, तो समझ लीजिए आपका रास्ता आसान हो गया। इसका मतलब ये है कि आप में ये खुदा ने सलाहियत बख्श दी है कि आप अपने आप को समझ सकें कि हाँ, मुझे आगे जाना है। बिल्कुल। अगर मुझे अपने उस्ताद का रोशन करना है नाम, या अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है, तो पहले मुझे प्रूव तो करना है अपने आप को, तभी तो मैं उनका नाम ले पाऊँगा कि हाँ, मैं नहीं, आई कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। नहीं, नहीं, खान साहब ये बातें नहीं निकालें प्लीज़। ये मैं नहीं, नहीं, ये बातें यूँ निकाल रहा हूँ कि मेरी तालीम 24 घंटे रहती है तुम्हारे नहीं, साथ। नहीं, नहीं। मैं तो गाड़ी में भी नहीं छोड़ता हूँ तुमको। मैं यही सोच रहा था खान साहब, ने कहा हम थोड़ा बातें करेंगे कि किस चीज़ के बारे में। बिल्कुल हम गाड़ी दरवाज़ा बंद कर गया, अच्छा बेटा साल लगाओ। या और जब तक मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोला नहीं, गाने लगा रहे थे। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मॉम-डैड को भी ये इंटरव्यू मिल जाएगा, तो वो भी हाँ, देखेंगे कि यार नाम तो अर्न करना पड़ता है, तो बिल्कुल। वो मेरे ऊपर चढ़ बस, बस ये जाएँगे। बात है, बस। यस। चलो, सो हम ब्रेक पे जाते हैं। जी, बहुत शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली ऑलवेज़। जी, और मैं जैसे कि अभी बताया हूँ, हम बहुत सालों से सीख रहे हैं एक-दूसरे से, रिलेशनशिप शुरू हुआ है। हम बात नहीं करते हैं बहुत, हम रियाज़ करते हैं। जी। तो आज बैठ के थोड़ा बातचीत करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी साजिद। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। और अगर हम ऐसे कैजुअली बात कर सकते थे तो हम करें, आई वुड ऑलवेज़ लव टू। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रियाज़ हमेशा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्योंकि मेरा नज़रिया ये होता है शानिल कि बहुत मुख्तसर वक़्त के लिए मैं पूरा साल इंतज़ार करता हूँ। जितना तुम्हें इंतज़ार होता है, उससे कई ज़्यादा मुझे इंतज़ार होता है, क्योंकि तुमसे जो मोहब्बत है वो अपनी जगह है, लेकिन एक उस्ताद होने के नाते जो मेरा फ़र्ज़ है, वो मुझे 24 घंटे मुझे वो कहता है कि नहीं, अगर मेरा शागिर्द तरक्की करेगा, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। वो इतना वो ऐसी खुशी है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं, वो यही खुशी है कि एक एक किसान पहले बीज बोता है, फिर वो छोटा-सा पौधा बनता है और फिर जब हुँ, बड़ा पेड़ बनता है और उसमें से जो फल आते हैं, तो उसको कितनी खुशी होती है। हुँ। तो ये तो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार होते देख लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे साथ तालीम के वक़्त नहीं, निकालूँ। नहीं, ये अच्छी बात है। मैं पहले सोच रहा था कि मैं थोड़ा ये सीखूँगा, ये बातचीत कर लूँगा, लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गला तैयार करना, अंदाज़ तैयार बस, करना, बस, क्रिएटिविटी बस, को। बस, बस। इसके ऊपर भी बात करेंगे, कैसा तैयार करते हैं, कैसा जी, तालीम जी, दिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल।
अभी ये आप बाज़ी छे अतफ़ाल है, शेर निकाले हैं, मुझे बहुत सुनने का मन हो रहा है। बिल्कुल सुनाता हूँ। ये मेरे बहुत फ़ेवरेट है। जी, जी। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। वाह। बाजी चाहे अतफाल, गलत कर दिया। चाहिए। हाँ, बाजी चाहे। बाज़ी छे। बाज़ी छे अतफ़ाल है, दुनिया मेरे आगे। वाह। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। हाँ, मत पूछ। मत पूछ मुझे क्या हाल, मत पूछ के क्या हाल, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा मेरा तेरे पीछे। तू देख के क्या रंग है, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तू देख क्या हाल क्या रंग है, क्या रंग है तेरा मेरे तेरे आगे नहीं, तू देख के क्या रंग है, तू देख क्या रंग, तू देख के क्या रंग है तेरा तेरा मेरे आगे। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल, दुनिया मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल, दुनिया मेरे आगे। देखिए, ये इतनी खूबसूरत गजल है शानिल। जी। बाजी चाहे अतफाल, अतफाल मतलब किड्स, बच्चे, और बादीचा खेल का मैदान। सही है। तो ये दुनिया जो है मेरे सामने एक खेल के मैदान की तरह थे, जैसे बच्चे आपस में झगड़ते हैं, मेरे आगे इस तरह से दुनिया है। होता है शब और रोज तमाशा मेरे हाँ, आगे। बिल्कुल होता है हर शब। रोज मेरे सामने तमाशा होता है कि जैसे बच्चे झगड़ते हैं ना, हाँ। इसी तरह से दुनिया आपस में लड़ाई कर रही है। जी, बिल्कुल। जी, और अब खास जी, बताएं। जी, जी। और वो लड़ाई एक ही तरह की नहीं है। देखिए, शायर जो कहता है उसके पीछे भी बहुत सारा मतलब होता है। जिस तरह से ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद है,
मोहब्बत के लिए जद्दोजहद है, पैसे के लिए जद्दोजहद है, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए जद्दोजहद है। वो शायर का नजरिया है कि ये बिल्कुल। दुनिया तमाशा है बिल्कुल। और मैं हर रोज देखता हूँ ये तमाशा। हाँ साहब, मुझे तो बिल्कुल मालूम है। हमेशा आप मुझे गवाते हैं लोगों के सामने, कुछ नया मेरा तमाशा बन जाता है। नहीं, मैं तो बिल्कुल जानता। देखो वो एक उसके लिए स्पॉन्टेनियस मैं एक समझ जो सोच है ना, वो उसके लिए प्रिपेयर करना नहीं, नहीं, मैं है। बिल्कुल समझ गया। हम जब देखो इसके पीछे एक और बात है शानिल, कुछ चीजें तो हम रियाज़ करके आते हैं, हुँ, कुछ चीजें पब्लिक का रिस्पॉन्स, पब्लिक की जो आपके साथ कनेक्शन बन जाता है स्टेज हुँ, पर, हुँ, हुँ। तो कुछ चीजें बिना सोचे समझे हो जाती हैं स्टेज पर। और अगर रिस्पॉन्स सही नहीं हो सुनने वालों का, तो अच्छी चीजें भी खराब होने लगती हैं। मैं नहीं समझा। ये चीज है कि स्पॉन्टेनियस स्टेज पर डिसीजन लेने पड़ते हैं आर्टिस्ट को। ओके। ये बहुत साइकोलॉजिकल बात है, हाँ, क्योंकि हमारी गायकी रटी रटाई गायकी नहीं है। नहीं है, नहीं है। अभी मैं कुछ और सुना, अभी जो सुना रहा हूँ हो सकता है कल को ऐसे ना सुनाऊं, परसों कुछ और तरीके से सुनाऊं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये गजल गायकी में, क्लासिकल गायकी में, ये यही तो खूबसूरती है बिल्कुल, बिल्कुल। कि हर बार आप गुलाम अली साहब को सुने, मेहदी हसन साहब को सुने, किसी क्लासिकल फनकार को सुने, हर बार एक नई बात आती है। ये एक ही गज़ल में नई बात आती है। हाँ, तो वो मैं जो तुम्हें तैयार कहता आई हूँ नो, ना, आई कि नो। करता हूँ कि स्पॉन्टेनियस आपके ज़हन में आए और करके दिखलाइए। हाँ, अभी मुझे अंदाज़ा हो रहा है, हम जब गुरुद्वारा में परफ़ॉर्म कर रहे थे, जी, बहुत शुक्रिया वो गुरुद्वारा जो हमें होस्ट किए जी, थे। जी, जी। और हम गा रहे थे शबद, हाँ, आप मुझसे ताने लगवाए, जाने से, क्योंकि परफ़ॉर्मेंस एक नर्वस सी चीज़ होती हाँ, है, नर्वस चीज़ बिल्कुल। होती है, तो जाने से मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं तभी आई कुड हैव लर्न्ड द शबद देन, हाँ, आई कुड हैव लर्न्ड इट एंड रिपीटेड इट देन, लेकिन हाँ, मैंने ऐसा सोचा। लेकिन ये म्यूज़िशियंस ऐसा प्रिपेयर होने चाहिए कि बिल्कुल, सुन के तैयार कर दें, सुन के बिल्कुल। तैयार कर दें। अभी अभी तुम्हारे सामने जो है, वो गायकी की प्रॉब्लम बहुत बहुत अच्छा गा रहे हो माशाल्लाह। अभी प्रॉब्लम है कि लफ्ज़ों को बिल्कुल, तुम्हें समझ में, उसको याद करने में वक़्त लगता है। तो बिल्कुल। जितना ज़्यादा ज़ुबान बोली जाएगी, जितना ज़्यादा रीडिंग होगी उर्दू ज़ुबान की, हिंदी ज़ुबान की, जितना ज़्यादा हम गुफ्तगू करेंगे अपने दोस्त अहबाब से, बिल्कुल, अपनी फैमिली में, उतनी ज़्यादा हमारी ज़ुबान बेहतर होती चली जाती है। एब्सोल्युटली। तो एक मुश्किल क्वेश्चन है, जी। पता नहीं कि मैं अगर इसमें मीनिंग है या मैं बनवा रहा हूँ। हुँ, हाँ साहब, आप लहजा जो आप बताते हैं, लहजा हुँ। और लय के कुछ इस इन दोनों चीज़ में कुछ सिमिलरिटी है? नहीं, लय जो है वो रिदमिक चीज़ है। सही। और लहजा लहज़ा जो है एक्सेंट, एक्सेंट। किस तरह से आप गुफ्तगू हाँ, करते हैं। हाँ। आपका मुलायम लहज़ा है, सॉफ्ट स्पोकन है आप, या आपकी ज़बान बहुत कड़क है। हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़ुबानें जो हैं बहुत सॉफ्ट, जैसे उर्दू है। हुँ, उर्दू और हिंदी, मैं तो ये कहता हूँ दोनों सगी बहनें हैं, जुड़वाँ बहन हुँ, हैं। हुँ, हुँ। थोड़ा-थोड़ा सा नेचर का फ़र्क है कि अगर संस्कृत के लफ्ज़ हम ज़्यादा बोलने लगते हैं, तो वो हिंदी हो जाती है, और जब फ़ारसी के लफ्ज़ ज़्यादा बोलने लगते हैं या अरेबिक बोलने हुँ, लगते हुँ। हैं, तो वो उर्दू हो जाती है। और थॉट प्रोसेस भी उसके पीछे है। ज़ुबान के लिए लफ्ज़ नहीं होते हैं काफ़ी, वो लफ्ज़ जो हैं 2 तरीक़े, 2 चीज़ें हैं। एक लफ्ज़ यहाँ से निकल रहा है, जो बिना सोचे-समझे निकल रहा है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस नहीं है, और एक जब जब यहाँ से निकलता है, हुँ, तो उसके पीछे पूरी की पूरी हिस्ट्री होती है उस लफ्ज़ की। इंटरेस्टिंग। हाँ, कि कुछ माइंडलेस हम बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो वो ही लहज़े को बयान करती है। अच्छा। उसी तरह से आपकी ज़बान में स्वीटनेस भी आती है, उसी की वजह से ज़बान में कड़कपन भी आता है। अब 2 बातें, क्या हाल है भाई या शानिल कैसे हो हाँ, बेटा? क्या चल रहा है? या। है ना? क्या हाल है बेटा? सब खैरियत हाँ, है? हाँ, तो तरीका। मेरी मोहब्बत इसके ज़रिए दिख रही है। वाह! वाह! और फिर जब मैं कहता हूँ क्या हाल है बेटा? सब घर में खैरियत है? तो मैं वो समझ सिर्फ़ जो है, मैं दिल से बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ एक यूटिलिटी की। यूटिलिटी के लिए हाँ, कह रहा हूँ। क्योंकि मैं इस वज़ह से मैं पूछ रहा था ये सवाल, जो बहुत खूबसूरत जवाब था ये, मतलब जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, आप अभी अभी उसको वर्ड्स में दिखाए हैं कि कुछ लैंग्वेज डाले हैं इस चीज़ को। मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ कि आर्टिस्ट
बहुत अच्छे तरीके से बात भी करते हैं, मैनर्स भी बहुत अदब-आदाब भी बहुत अच्छा होता है। जब कोई आर्टिस्ट हम अच्छे देखते हैं, हाँ। बातें में ब पता चल जाता है कि यार ये अच्छा गाने वाला है, हाँ, अच्छा लगने वाला है। बिल्कुल तुम यकीन मानो बहुत सारी जगहों पर बचपन से ही और जब धीरे-धीरे मैच्योर होता चला गया, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करने की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब मैं बैंक्स में जाता था या उस तरह से जाता था, तो लोग फ़ौरन पहचान जाते थे कि ये कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पहचानते हैं लोग हुँ, हुँ। बतौर फ़नकार भी, लेकिन जब मैं अननोन भी बहुत ज़्यादा था, तब भी सिर्फ़ ज़ुबान खोलते ही वो और यकीन करो, ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है। हुँ, ये कब में कुदरती मुझ में आ गई बात और हुँ। उसका पूरा क्रेडिट 2 चीज़ों को जाता है। एक तो मेरे घर पे जो उर्दू बोली गई, जो माँ-बाप की तहज़ीब आई, जिसको हम हिंदी में संस्कार बोलते हैं, बिल्कुल। वो आते हैं प्लस जिस प्रोफ़ेशन में हैं आप, हुँ, वो बहुत मायने रखता है। तो संगीत तो ना सिर्फ़ संगीत की आवाज़ बेहतर करता है, बल्कि बोलचाल की भी आवाज़ समझ बेहतर गया, करता है। एब्सोल्युटली। जो परफ़ॉर्मेंसेस हम कल देखे थे, हाँ, वो आदमी का बोलने का तरीका बहुत नाज़ुक था, हाँ। बहुत जेंटली बोलते थे, बहुत परमिशन लेके बात करते थे, गाते थे और बहुत अच्छा बस लगा। यही बात है। हाँ, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक शागिर्द हैं हुँ, मलेशिया में, बहुत अच्छी शायरा भी हैं, पंजाबी हैं और वो पंजाबी भी जट फ़ैमिली से आती हैं, जहाँ पर थोड़ी प्यारी, कड़क हाँ। कड़क ज़बान होती है। हुँ, 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 वो उनका कसूर नहीं है, वो लहज़ा भी ऐसा है हुँ, और मैं किसी ज़ुबान के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक लहज़ा है। अब वो क्या हुआ कि जब से उन्होंने मुझसे गाना और इतनी ख़राब उनकी आवाज़ थी शुरू में, तो कहती थी हमारी फ़ैमिली फ्रेंड है, तो कहती थी, "अरे ख़ाँ साहब, मुझे क्या आप गाना सिखाएँगे?" मैंने कहा, "बेफ़िक्र रहिए।" वॉव! आज पिछले 5-6 साल से वो गाना सीख रही हैं, हारमोनियम भी बजाती हैं और पेशे से वकील हैं। तो वो अब हँस के ये बोलती हैं कि अब मैं कोर्ट में जाती हूँ, तो जज और मेरे साथी वकील बोलते हैं, "ये पहले तो तू नहीं बोलती थी जगदीश ऐसे, अब ये क्या किस ज़बान में तू बात कर रही है?" वॉव! वॉव! तो पूरा अंदर से हाँ, हाँ, कायनात बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है, हाँ, पर्सनैलिटी बदल जाती इसके बारे में भी बात करेंगे। है। बिल्कुल। मतलब जैसे कि ईस्ट में म्यूज़िक एक देखिए हाँ साहब, आप वेस्टर्न म्यूज़िक भी स्टडी करना चाह रहे कर लिए हैं थोड़ा बहुत जी, और हम देखेंगे कि वेस्टर्न म्यूज़िक में म्यूज़िक एक मैथमेटिकल चीज़ होती है। मतलब शीट म्यूज़िक लगा लिया, हाँ, बच्चे को दे दिया, बच्चा तैयार करो उस चीज़ को। हाँ, तो जब बरतानिया लोग इंडिया पे गए थे, म्यूज़िक सुन के वो बोले यार ये बहुत अच्छा म्यूज़िक है, हम लिख लेते हैं। जी, तो उस्तादों उस हाँ, टाइम पे हँसना शुरू कर दिया कि यार हाँ, हम ये नहीं लिख सकते हैं, ये सुनना पड़ता है। और इससे आगे भी चीज़ के हमारे ये म्यूज़िक जो आपकी फैमिली में है इज़ ए मैथमेटिकल चीज़ नहीं है, ये एक हेल्थ ओरिएंटेड चीज़ है। मैं काफ़ी देखा हूँ आप हेल्थ कॉन्शियस मतलब बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, लेकिन म्यूज़िक आपका हाल बदल जाता है। बिल्कुल और और बहुत अच्छा आपने ये एग्ज़ाम्पल दिया। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं खिलाफ नहीं हूँ उस चीज़ के, म्यूज़िक में शास्त्रों में लिख दी गई हैं कॉम्पोज़िशंस वग़ैरह। लेकिन आज भी जब मैं वो कॉम्पोज़िशन नोटेशन देख के कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता है। समझ रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं नोटेशन पढ़ नहीं सकता हूँ, हुँ, सरगम में ही उनका नोटेशन होता है। वो जो ओरल ट्रेडिशन होता है, उस्ताद जब शागिर्द को हुँ, हुँ, बताता है, हुँ, हुँ, तो रूह से रूह का कनेक्शन होता बिल्कुल। है और म्यूज़िक का मतलब ही रूहानियत से है। हुँ, और वो रूहानियत भी कहाँ है? देखिए, शामिल एक बात और भी कहना चाहता हूँ। हमारा बर्र-ए-सग़ीर का हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान ये 4 हुँ, कंट्री और यहाँ तक कि वो असर श्रीलंका श्रीलंका में में, भी गया बिल्कुल, है। बिल्कुल। बहुत ही रिच ट्रेडिशन रहा है। अगर आप पूरी सिविलाइज़ेशन देखें इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, तो स्पिरिचुअल सिविलाइज़ेशन है। हुँ, हुँ, लाखों देवी देवता हैं, कभी मज़ाक में भी हम कह देते हैं, "अरे! इतने ढेर सारे देवता हैं।" मैं जानता हूँ, लेकिन वो उसके पीछे जो एक आइडियोलॉजी सदियों से चली आ रही है कि पत्थर को भी पूजते हैं, तो उसके पीछे वजह ये नहीं है कि वो तो पत्थर है, हुँ, लेकिन सोच की बात है कि हम वो एक कहावत है कि मानो तो खुदा, ना मानो तो पत्थर।
अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई आइडल वर्शिप को प्रमोट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि वो रूहानियत जो है, हमारा संगीत जो है मंदिरों में डेवलप हुआ, बिल्कुल। सूफियों की दरगाहों पे डेवलप हुआ। हुँ, आप समझे मेरी मैं बात? समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो गहरी बात है। ये इस वजह से उसमें रूहानियत है, उसमें हमारा संगीत जो है सिर्फ फुट टैपिंग का ज़रिया नहीं है। हमारा संगीत सिर्फ खुशी का ही वो नहीं है, एंटरटेनमेंट का ही ज़रिया नहीं है, नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये एक पूरा डिसिप्लिन है कि सुबह अगर आप साह भर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी बॉडी हील हो गई है। हुँ, इसी वजह से इस संगीत में ज़्यादा ज़्यादा टिकाव है, ज़्यादा स्टेबिलिटी है। सही। हर ग़ज़ल को तो क्या बात है कि इस वजह से क्योंकि सूफ़ीज़्म का बहुत बड़ा हुँ, हाथ है। इसकी वजह से ये संगीत में इतना असर है। बिल्कुल। कल भी मैं यही सोच रहा था। हम शहनाज़ भाई की कॉन्सर्ट में गए थे, ऑनररी गेस्ट बन के अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ मैं ऑफ़ कोर्स कहना चाहूँगा कि एमी जी जो माहौल बनाए हैं डैलस में, living here to create an environment like that for classical musicians for us to be a part of. Amazing job, and we're so happy to have somebody like that in our community. We're very lucky. तो पहली चीज़ ये है, वो माहौल जो क्रिएट की है, ये वेस्टर्न ऑडियंसेस को म्यूज़िक ऐसा नहीं समझते हैं। मतलब जब एक आदमी, ईस्टर्न आदमी एक कॉन्सर्ट में जाता है, वो ऐसा कहता है कि हाँ, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कुछ मतलब तपस्या करनी है, मुझे कुछ बस, फ़ील होना है, और अगर मुझे कुछ एनलाइटनमेंट नहीं मिला, तो मैं कुछ सीख लूँगा, बस यही बात है। और मैं कुछ सीख नहीं पाया तो हाँ, तो ये अच्छा भी लगेगा। यू हाँ, नो? यही बात है, यही बात है। मैं जापान में था कुछ साल पहले तो वहाँ पर एक लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन दे रहा सही। था मैं, ओसाका में। तो एक जैपनीज़ वायलिनिस्ट आई मेरे पास। बोली गुरुजी मैं वेस्टर्न म्यूज़िक भी सुनती हूँ, मेरा जो जैपनीज़ म्यूज़िक है बहुत अच्छा वायलिन बजाती है। लेकिन जब मैं इंडियन म्यूज़िक सुनती हूँ, तो अलग सी फीलिंग होती है। ये क्या वजह है, ये क्या जादू है? हुँ, तो मैंने कहा ये स्पिरिचुअल जादू है बेटा, कि ये सिर्फ़ लिखा नहीं गया है, उसके पीछे क्या-क्या रूहानियत है, क्रिएटर की क्या सोच है। हम जब गाते हैं तो हमारा कनेक्शन उस खुदा से इसीलिए अगर आप देखें कि उर्दू ग़ज़ल भी, सही। वो जब शायर अपने महबूब की बात करता है, तो वो दुनियावी महबूब भी हो सकता है और वो अल्लाह ताला भी हो सकता है। इश्क़-ए हक़ीक़त। इश्क़ हकीकी होता है, बिल्कुल, इश्क़ दुनियावी होता है। बिल्कुल। तो वही थॉट सूफ़ीज़्म का है कि जब मैं ये कहता हूँ कि सखी एरी आली पिया बिन, सखी कल ना परत, मोहे एक घड़ी पल छिन। तो वो जुदाई का एहसास मेरे दुनिया के महबूब के लिए भी हो हुँ, सकता है कि हुँ, मैं अपने बिलवड को बहुत मिस कर रही हुँ। हूँ, या फिर अपने गुरु के लिए हो बिल्कुल, सकता है कि बिल्कुल, मेरे गुरु को मैं बहुत याद कर रहा बिल्कुल। हूँ। जो हज़रत अमीर मैं खुसरो की खुसरो। तड़प थी अपने हाँ, महबूब के लिए, निज़ामुद्दीन औलिया के लिए, बिल्कुल। या फिर एक इबादत गुज़ार की उस खुदा के लिए। हुँ। ये सब लाइक एक मेटाफ़ोर होती है। बस। हाँ। इसके बारे में ये उस्ताद-शागिर्द का रिलेशनशिप और ये तैयारी की भी बात बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। और जो बात जहाँ से शुरू हुई थी जी, कि लिख कर हम रख सकते हैं, प्रिज़र्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें रूहानियत बहुत दिनों में पैदा हो सकती बिल्कुल। है। या और लिख कर डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर हुआ, है। हाँ, ज़रूरी सही, है सही। ताकि वो अब तो टेक्नोलॉज़ी ऐसी आ गई है सही, सही। कि अब तो डिजिटली सब सेव हो जाता है, हुँ, लेकिन उस ज़माने में जब हाथ से लिखा जाता था, तब भी हिंदुस्तान में बहुत चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पाई। अच्छा। क्यों? क्योंकि ओरल ट्रेडिशन हुँ, था। हुँ, हुँ, हुँ। और वो ओरल ट्रेडिशन की ही वजह है कि घराने डेवलप हुए। समझ गया। सब इंटर रिलेटेड है। घराना क्या है? घराना। घराना। हाँ, घराना क्या है? घर कहते हैं होम।
होम को। और जब बहुत सारी फैमिलीज़ मिल जाती हैं, बहुत सारे मेंबर बन जाते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है, तो वो घराना हो जाता सही। है। और उसका एक दूसरा तरीका है घर आना, घर आना, कम होम, हाँ, कम होम। हाँ, हाँ, वेरी नाइस। वो क्यों हुआ? ये ट्रेडिशन क्यों पैदा हुआ? क्योंकि ओरल ट्रेडिशन था। हुँ, उस ज़माने में जब रेडियो नहीं था, जिस टाइम ट्रैवलिंग के इतने ज़्यादा मोड नहीं थे, हुँ, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 साल पहले, तो जो शिष्य आते थे, जो शागिर्द आते थे, तो वो गुरु से शिष्य तक पास होता था, शागिर्द तक, फिर शागिर्द से उसके शागिर्द तक पास होती थी हुँ, वो आर्ट। हुँ, तो ये इसी वजह से वो घराने डेवलप हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें लिख के नहीं, याद करो ज़हन से। और जब ज़हन उसको, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, हुँ, तो फिर उस माइंड का दिल से कनेक्शन होगा। वो बहुत लंबी जर्नी है। बस सच वही में, जर्नी है, हाँ, वही जर्नी है। बिल्कुल। तो ब्रेक से आके जो कुछ थोड़ा सब्जेक्ट बदल के, हाँ, कुछ नए बातें भी अभी निकले हैं, जो मैं आपको प्रिपेयर करना चाहूँगा बिल्कुल, हम दोनों के बिल्कुल। बीच में। हाँ जी, साहब, एक बंदिश आपकी अपनी हम सुने जाते-जाते? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ साहब, वो खमाज में बहुत प्यारी है। अ, काहे लंगरवा? कहे नहीं, अच्छा। वो कौन, या रूठे रूठे नैना, जो भी आपको पसंद करे। जो भी खमाज का नाम लिया तो खमाज का ही। सही, सही, सही। ए रहना, रहनो, रहना, ना, रहना, ರಿರನು ತೇನ ಸಗಮನಿದ ಪ ಸಗಮನಿ ದ ಪ ಗಮ ಪ ಗಮ ಗ ರಿ ಸ ವ ಸಗಮ ಪದ ನೀ ಸ ಗ ರೆ ನೀ ದ ಪ ಧ ಪ ಮ ಪ ಧ ಪ ಮ ಗ ವ ಸ ರೆ ಪ ಮ ಗ ಸಗಮ ಪ ಸಗಮ ಪ ಮ ಗ ರೆ ಸ ಸಗಮನಿದ ನಿ ಪದ ನಿ ಸಾ ಸಗಮ ಪ ನಿ ದ ನಿ ಪದ ನಿ ಸಾ ಪದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಪಧ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ಮ ಗ ಗಮ ಪ ಗಮ ಗ सा काहे लंगरवा छेड़ करत पनिया भरन जाऊं, काहे लंगरवा छेड़ करत पनिया भरन जाऊं, घोरी कलाई नाम रो पिया तो है मैं समझाऊं, कहे नगर छेड़ करत बनिया बनन जा वाह बेटा, गोरी कलाई नाम रो रो पिया तो है मैं समझाऊं, काहे लगरवा छेड़ करत पनिया भरन जाऊं, ऐसो अनारी बालम रसिक नाही माने, ऐसो अनारी बालम रसिक नहीं माने, ऐसो अनारी बालम कहो शाबाश, ऐसो अनारी बालम रसिक नहीं जाने, डगर डगर
बदनामी, डगर डगर होवे बदनामी, लाज से मैं मर जाऊं, काहे लंगरवा छेड़ करत पनिया भरन जाऊं, घोरी कलाई नाम रो रो पिया तो है मैं समझाऊं, काहे लंगरवा छेड़ करत Thanks a lot. बहुत खूबसूरत था साहब. Thanks a lot. अच्छा, मैं अभी ब्रेक पे 2-3 ब्रेक होने चाहिए थे. हाँ. मैं सच बताऊं तो. And we will be right back. You're listening to Radio Azad, where your voice matters. Entertain, inform, inspire. Download the free Radio Azad app on the App Store or Google Play to listen worldwide. ए सर्किट, ये आजकल होटल गैस स्टेशन वाले सुपारी का बहुत लफड़ा कर रहे ले. क्या भाई, आपको मालूम है, एक तो बिजनेस ऊपर नीचे, दूसरा इंश्योरेंस का रेट एकदम ऊपर. अरे तो बोलना इसको अपना अमीन चगानी को कॉल करने का. आइला, ये अमीन चगानी वो ग्लोबल फाइनेंशियल वाला. हाँ भाई, को सब मालूम है. प्रॉपर्टी लायबिलिटी और वो बोले तो छतरी इंश्योरेंस. छतरी भाई अम्ब्रेला इंश्योरेंस. हाँ भाई मामू, टाउन में सबसे बेस्ट रेट है. फिर बोले तो होटल हो या गैस स्टेशन, रेस्टोरेंट हो या स्ट्रिप सेंटर. और हाँ, बोलना भाई ने बोला है कॉल करने का. भाई ने बोला है तो फिर कॉल करने का. क्या नंबर ले? 4693179400. क्या समझा? नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं. क्या आप हर पल को यादगार बनाना चाहते हैं? तो डीजे विश प्रोडक्शन से जुड़ जाइए. छोटी पार्टी हो या बड़ी शादी, हर इवेंट के लिए हैं स्पेशल पैकेजेस. एलईडी वीडियो वॉल्स, एलईडी डांस फ्लोर्स, डांसिंग ऑन द क्लाउड्स, ऑडियो रेंटल्स और स्टेज सेटअप्स, सब कुछ मिलेगा यहाँ. मेहंदी से ग्रेजुएशन तक हर लम्हा बनेगा खास. और इनका लाइव सिंगिंग सेटअप महफिल को 4 चांद लगा देगा. तो फिर देर किस बात की, कॉल करें 253-632-4556. डीजे विश प्रोडक्शंस, डांस ऑन द रिदम. याद आती. Elevate your wardrobe with Kiran Asma House of Fashion, or KAF. Owned by a dynamic physician and businesswoman, KAF offers exclusive designer collections including formals, bridals, kidswear, and the distinguished KAF men's collection. Featuring top designers like Faiza Saklain, Farah Talib Aziz Lawn, Ilan, Maria B, Asim Jofa, Crimson by Saira Shakira, Asifai Nabil, Sana Safinaz, Ali Zishan, Rosina Munib, and many more. They also do custom orders. Enjoy 20 to 50% off on select items now. Visit KAF at 1241 Prosper Commons Boulevard, Suite 110, Prosper, or call Kiran Asma at 940-337-6334. Pat O'Reilly with the O'Reilly Home Team and North Texas Elite Group. People ask me, are home prices in Dallas-Fort Worth going to go up in 2025? And the answer is yes. All indications point to they're going to go up 3 to 5%, but they're still going to increase. The more you're going to be paying for that same house that you could buy today. There's no reason to wait. Give us a call. We can guide you through the whole process. We would love to work with you. Work with the O'Reilly Home Team. So pick up the phone and call 202-340-5450 to get one step closer to your dream home. For more information, visit O'ReillyHometeam.net or follow us on Facebook O'Reilly Home Team. Radio Azad. कह लो जो कहना है, सुन लो जो सुनना है. कह लो जो कहना है, सुन लो जो सुनना है. हम हैं आजाद, तुम हो आजाद. छोड़ो दिल से दिल मिलाओ, हाथ से हाथ. कहो हम सफर हमजाद. रेडियो आजाद, रेडियो आजाद, रेडियो आजाद. Hello, it's me, the Royal Banquet Hall in Irving.
I know you folks in Dallas Fort Worth are always looking for a party venue, and now you have me. Come on in, take a look around. Such a beautiful ambience, right? We have all the amenities to accommodate your get-togethers, birthdays, graduation parties, mendies, sangeets, weddings, fundraisers, whatever you need. We will take care of it all to create a memorable and stress-free event for you. We can easily accommodate 70 to 120 of your besties in our space. The Royal Banquet is located at 1800 Marketplace Boulevard, Irving. Check us out at theroyalbanquets.com or give us a ring at 469-642-5110. The Royal Banquet, where every event is a royal experience. Download the free Radio Azad app on the App Store or Google Play today and keep us with you wherever you go. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बस यादें रह जाती हैं आपकी गजल के साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो आजाद पर। यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। हाय यूं रूठो ना हसीना। करते न जो बहाना नजदीक कैसे आते, ये फासला ये दूरी हम किस तरह मिटाते। हाथों में तुम न लेते जब हाथ ही हमारा, इस बेकरार दिल को मिलता कहाँ सहारा। हर यूं रूठो ना हसीना। ये बाल बिखरे बिखरे गालों पे यूं न होते, ये नाग काले काले फूलों में यूं न सोते। ये रात का अंधेरा दिन से गले न मिलता, उल्फत का शौक गुंजा ऐसे न दिल में खिलता। यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना। करीब आओ पलकों पे बैठ जाओ, आँखों में झूम जाओ, दिल में मेरे समाओ। अब मुस्कुरा के कह दो हम तो खफा नहीं हैं, एक दिल है एक जान है, हम तुम जुदा नहीं है। यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना। जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे। अरे जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे। ना छोड़े मोहब्बत दमे मर्ग तक जिसे यारे जानी सो यारी लगे। ना होवे उसे जग में हरगिज करार, ना होवे उसे जग में हरगिज करार जिसे इश्क की बेकरारी लगे।
हर एक वक्त मुझ आशिके पाक को, हर एक वक्त मुझ आशिके पाक को प्यारे तेरी बात प्यारी लगे। वली को कहे तू अगर यक बचन, रकीबा के दिल में कटारी लगे, रकीबा के दिल में कटारी लगे। स्वागत इस्तकबाल आप सबका इस खूबसूरत से हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है बस यादें रह जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ रेडियो आजाद पर। और मैं हूँ आपकी चहेती गजल। ये जो छोटी सी गजल आपको मैंने बोलकर सुनाई है, ये आपको कैसी लगी बताइए बताइए। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सी गजल से इस शो की शुरुआत हो चुकी है और बातें जो है ना बहुत सारी हैं आपसे करने वाली आज के इस शो में। भाई एक हफ्ते बाद तो वक्त मिलता है आपसे मुलाकात करने का। अच्छा, आपको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ। Welcome back. This is Shanal Baba on Radio Azad with a very special guest today, Ustad Ghulam Abbas Khan of Mumbai. And I have been waiting all year to have him on the program. और बहुत enjoy किए हैं first hour में. बस हम थोड़ा break लेके we are back. And हम कहाँ से बात उठाए खान साहब, हम बात कर रहे थे off air ये बहुत खूबसूरत चीज़ है इंडियन म्यूजिक के बारे में जी, जिसमें आपके लफ्ज़ों से आप कहते हैं एक होता है क्लास और एक होता है मैस के लोग जो सुनते हैं और क्लास के लोग जो सुनते हैं। और ये जाहिर सी बात है, पूरा दुनिया में क्लास के लोग होते हैं और मैस के लोग होते हैं और सब लोग मतलब खुदा के होते हैं, तो ये बात नहीं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैस के जो आर्टिस्ट है वो इंडिया के क्लासिकल म्यूज़िक को समझते हैं, एंजॉय करते हैं और बहुत एस्टीम करते हैं, सीखते हैं, खुद से सीखते हैं जी। और ये वजह क्या है और वो ये क्लास और मैथ्स का रिलेशनशिप क्या है इंडिया में? देखिए, वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में मास और क्लास दो ही लोग हैं म्यूजिक को लेकर या किसी भी आर्ट फॉर्म को लेकर। और इसके अलग अलग पहलू आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। पहली बात तो आपका सवाल जो था कि हिंदुस्तानी फनकार जो मासेस के भी हैं वो क्लासिकल आर्टिस्टों का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और तालीम लेते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि आवाज को तैयार करने के लिए, सुर लगाने के लिए तालीम जरूरी है। और अगर लंबी देर तक हमें मार्केट में टिकना है, देखिए जो मासेस का म्यूजिक है, जिस तरह का आज का दौर चल रहा है, कितने आर्टिस्ट आते हैं और फटाफट कुछ 6 महीने में, साल में, 2 साल, 5 साल के बाद गायब हो जाते हैं, उसके बाद दिखते भी नहीं। टिकता वही है जिसके पास इल्म होता है। आज सोनू निगम क्यों इतने लंबे वक्त तक आज तक है मार्केट में? क्योंकि बाकायदा रियाज किया है और आज भी कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगेगा कहते हुए कि मेरे फादर इन लॉ से उन्होंने तालीम ली है। और चाहे लता जी हों, चाहे आशा भोसले जी हों, मन्ना डे साहब हों, जसपिंदर नरूला हों, इन सब लोगों ने हमारी फैमिली से, मेरे ससुर साहब से, मेरे वालिद साहब से, जसपिंदर नरूला ने जी भी तालीम ली है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये तालीम यूं लेते हैं ताकि एक तो आवाज़ की क्वालिटी बरकरार रहे और सुर समझ में आए। और जब हम रियाज़ करते हैं तो ना सिर्फ आपको संगीत की ग्रामर समझ में आती है, वो आवाज का टिम्बर भी इंप्रूवमेंट होता है। जो आवाज एक चीज है, एक हवा है, आवाज एक फीलिंग है ना। कोई बटन तो नहीं है कि यहाँ पर दबा दिया और लग जाएगा सा। आपको जहन से और दिल का कनेक्शन करके और कानों का, ये तीनों का सिंक्रोनाइजेशन होगा, तब आप गाएंगे। सुर लगाना, उसमें एहसास भरना और सही सुर लगाना, उसकी तालीम तो लेनी पड़ेगी ना। तो वो यूं तालीम लेते हैं ताकि सुर सही लगे, आवाज खूबसूरत बने रहे। तो एक तो ये वजह है। इस वजह से, और कुछ इंडिया का ट्रेडिशन भी ऐसा है कि हमारे वहाँ क्लासिकल फनकारों की बहुत इज्जत होती है।
तो एक बात तो ये है, और चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जब मैं इंडिया की बात करता हूँ तो ये पूरे ही सब कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ। ये नहीं कि मैं हिंदुस्तान से आता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बदला है, यकीन कीजिए। वही रूहें हैं, वही मोहब्बत है, वही आइडियोलॉजी है, बस एक पॉलिटिकली एक वो था जो अलग अलग हो गए, एक ही जिस्म के कितने टुकड़े कर दिए गए। तो ये वजह है। अच्छा, इंडिया में एक और जो बात है कि पुराने जो मौसीकार थे वो बाकायदा ट्रेन होकर आते थे। रफ़ी साहब, लता जी ने कितनी तालीम ली, उफ, कि मैं बता नहीं सकता हूँ। रफ़ी साहब ने, और आज के भी, क्योंकि उनको मालूम है कि हम जितने जितने बूढ़े हो जाएंगे हमारा जिस्म साथ नहीं देगा, हमारा रियाज साथ देगा। एक बात ये है। अब मासेस और क्लासेस, बतौर फनकार मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि उस्ताद जी आप क्लासिकल मौसीकी को थोड़ा और आसान करके नहीं पेश कर सकते ताकि ज्यादा से ज्यादा मासेस आपको सुने? तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि बजाय मैं अपना स्टैंडर्ड नीचे लाऊं, क्यों ना मैं ऑडियंस को एजुकेट करूं कि वो मेरा म्यूजिक समझ सके। मैं उस शास्त्र को जो सदियों से तहजीब चली आ रही है उसको मैं डाउनग्रेड करने के बजाय मैं ऑडियंस को ट्रेन करूं, अपने साथ लाना चाहूं और उनको ट्रेन करूं। को देखिए, पॉप म्यूजिक में मैं किसी म्यूजिक के खिलाफ नहीं हूं। जब हम जवान होते हैं, जब हमारा खून गर्म होता है तो हमें सादे सादे गाने पसंद आते हैं। सही। लेकिन जैसे जैसे दुनिया की उलझने, दुनिया की फिक्रें, गम देखते हैं, स्ट्रगल देखते हैं, हमारा दिमाग भी मैच्योर होने लगता है, तब हमको गजलें पसंद आती हैं। बिल्कुल। एक 12 साल का बच्चा गजल की मतलब नहीं समझ पाएगा, उसकी उम्र शानिल जैसी तो होनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी नाइस। ताकि उसको समझ सके। एक्सीलेंट। अब ये वही फर्क है कि जब आप जवान होते हैं तो आपको KFC पसंद आता है, मैकडॉनल्ड पसंद आता है, बर्गर आते हैं, और जब हम बड़े होते जाते हैं तो हेल्थ कॉन्शियस होते चले जाते हैं। राइट। तो ये फर्क एब्सोल्युटली। तो उम्र का तकाजा होता है। तो जब, लेकिन दूसरी बात यह है कि गालिब सबको समझ में नहीं आता है। शेक्सपियर सबको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, कालिदास सबको समझ में नहीं आएगा, अल्लामा इकबाल सबको समझ में नहीं आएगा। तो कौन है बोलो? उन लोगों को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और वो खास रूहें होती हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, गजल, ये खास लोग ही इसको गाएंगे और खास ही लोग सुनेंगे। तो जब आप गजल सुनने के लिए जा रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूं फनकार को सुनने के लिए, अरे मुझे शेर समझ में आएगा नहीं आएगा, तो आप अपने होमवर्क भी करते हैं लोग। अरे आज उस्ताद जी का राग यमन सुन के आए हैं, तो जरा हम देखें तो राग यमन की खासियत क्या है। तो ये फर्क होता है मासेस का और क्लास का। बिल्कुल। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिलेटेड है, लेकिन आप इतनी अच्छी बात की है तो मुझे कुछ ऐड करना है। हम कल गए थे कॉन्सर्ट में गुलाम अली खान साहब की, तो शायद रेडियो के लोग मेरे पे नाराज़ हो जाएंगे मैं ये बात निकालता हूँ तो, लेकिन वो वेन्यू को मैं फ़ोन किया था कि हम आ रहे हैं, मतलब हम आ गए हैं, कौन हो आप? शानिल। यार तुम फारूक हो, रख लिया फ़ोन। सही। तो हम उनके कॉन्सर्ट में जाते हैं, उनकी वेन्यू में जाते हैं, आप बोलते अच्छा आप गुलाम अली भाई को बता दीजिए कि हम आए हैं। वो बोलते अच्छा हम मिले उनसे, हम मिले खान साहब से। और यार वो इनके इतने बड़े फनकार कह रहे हम खान साहब से मिल लें। और उनके बेटे कह रहे अगर अच्छा हो हम वो मिलेंगे हमारे साथ। बिल्कुल। तो वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं और वो मैसेस के गायकी इतना समझते हैं कि हम जब जैसे कि रागपुर या कलान जो हम सीख रहे हैं अभी, हम गाएंगे नहीं, मतलब गजलें में मोस्ट लाइकली गाएंगे नहीं, लेकिन हमारा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। बिल्कुल। आप देखिए जिंदगी के हर थॉट पर ये एप्लीकेबल है। अच्छा। हर प्रोफेशन पे एप्लीकेबल है। अच्छा। एक क्रिकेटर
150 शॉट्स के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन मैदान में जाके कुछ ही शॉट इस्तेमाल कर पाता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन तैयारी राइट। मेरे वालिद कहते थे कि बेटा अपने आप को 200% तैयार करोगे, 200%, तब जाके 40% स्टेज पे गा पाओगे। मैं तो बहुत जानता हूँ ये चीज, अच्छे से जानता हूँ ये चीज। तो हर चीज के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, और वही रियाज है। रियाज जितना करके जाएंगे उतना ही आपको जब आप परफॉर्म करेंगे तो हो पाएगा। मुझे याद आ रहा है अभी वो न्यूयॉर्क में जो हम परफॉर्म किए थे बिहाग का तराना जी, ताना ना तिर तिर तीम ताना ताना, बहुत तैयार करके गए थे। हाँ, कॉन्सर्ट निकलता है, मुझे तो ऑलरेडी मालूम था कि हम घर जाके रियाज कर रहे हैं, आई ऑलरेडी न्यू। हाँ। तो मैं बस इस चीज से भागना चाह रहा था, लेकिन मुझे पता था कि हम रियाज करेंगे, अच्छा कुछ नया सीखेंगे। हाँ, हम क्या किए, बिहाग तराना। और खास कहते बिल्कुल मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, और बेहतर कर सकते हैं। हाँ। और मुझे खराब नहीं लगा, लेकिन मैं हैरान हो गया कि क्यों। लेकिन मुझे इस चीज में भी बहुत मोहब्बत लगी कि हाँ सब कह रहे कि आप अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन मैं अपने तरह बनाना चाहता हूँ। बस मैं सोच भी नहीं सका कि खान साहब इतने बड़े उस्ताद मुझे आपकी तरह क्यों सोचते कि मैं ये इस तरफ भी जा सकता हूँ। आप नहीं सोचे कि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, लेकिन आपका जिम्मेदारी जो आप खुद से कहते हैं आप उस्ताद का, कि मैं अपने तरह बनाना चाहता हूँ, मैं करवाना चाहता हूँ कि आप कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए ये बात शानिल तुम तो कह रहे हो, मैं दुनिया से कहता हूँ, हर इंसान गा सकता है। ऑफ कोर्स हर आदमी का आवाज तो है ना। जब आमतौर पे अरे मैं तो गा नहीं पाऊंगा, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और कमिटमेंट है, आप कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि मेडिकली अगर आप खुदा ना खास्ता आपका अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो गया, कोई एक्सीडेंट किसी का, कि दिमाग का और गले का और कान का कनेक्शन गड़बड़ा गया, टूट गया, तब तो नहीं गा सकते हैं। हर वो इंसान जो बोल सकता है, जो समझ सकता है, गला, कान और दिमाग का सिंक्रोनाइजेशन है, हर इंसान गा सकता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट भी है, बस क्योंकि बस गला चाहिए। और जिनको शौक है तो वो तो कर ही सकते हैं, और वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन में और एक एमेचर म्यूजिशियन में एक थिन लाइन है। अच्छा, वो ये थिन लाइन है कि आप कितना रियाज करते हैं और कितना कमिटमेंट है। और अगर आप रियाज नहीं कर रहे हैं और एक खेल की तरह से रह रहे हैं, तो संगीत फिर आपके लिए खेल की तरह से ही हो जाएगा, एक शौक की तरह से हो जाएगा। वो भी बुराई नहीं है, क्योंकि आपका कोई बिजनेस हो सकता है, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप किसी जगह काम कर सकते हैं, संगीत शौक रखते हैं। मैं कहता हूँ शौक भी बहुत बड़ी चीज है। ऑफ कोर्स ये सेम। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो लोग अच्छा गाना सुनते हैं और अच्छा गाना पसंद करते हैं, वो अच्छे गाने वाले से कम नहीं है, क्योंकि उनको भी खुदा ने चूज किया है कि कम से कम उसमें ये सलाहियत बख्शी है उस शख्स में कि वो जाके गुलाम अली साहब का गाना तो सुन रहा है ना, वो कोई ऐसे कोई रैपर को तो जाके नहीं सुन रहा है ना। आप समझे ना। नहीं बिल्कुल सही। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो गजल म्यूजिक और जो क्लासिकल म्यूजिक सुनने भी आते हैं, वो खास लोग हैं। हम ही खास नहीं है जो क्लासिकल गा रहे हैं, हम ही खास नहीं है जो गजल गा रहे हैं, ठुमरी गा रहे हैं, नहीं, जो सुन रहे हैं वो खास लोग हैं। तो खान साहब आप थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताएं कि हमारे हिस्ट्री में जो मोस्ट पावरफुल लोग थे, वो इतना ऊंचा क्लासिकल म्यूजिक क्यों पसंद किए। हमारे हिस्ट्री में मुगले जो छोटे नवाब थे, बड़े नवाब थे, वो घराना को सपोर्ट क्यों किए थे, और ऐसा कल्चर क्यों था। देखिए किसी भी सोसाइटी के लिए, अच्छा, हिस्ट्री उठा के देखिए, सोसाइटी का कैरेक्टर कैसे बनता है किसी भी मुल्क के, वो आर्ट से बनता है। जिंदगी यही नहीं होती है कि आप उठे, काम किया, खाना खाया और सो गए, नहीं, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनको सिंक करना पड़ता है। इंसान को सदियों पहले ये समझ में आ गया था कि फन जो है, कोई भी फन हो, पेंटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे पोइट्री हो, शेर व शायरी हो, कविता हो, स्कल्पचर आर्ट हो, ये बेहतर कम्युनिटी के लिए बेहतर होते हैं हर तरह से।
इबादत जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो कुछ लोगों को लिए एक डिसिप्लिन है, बहुत अच्छी बात है कि नमाज़ पढ़ना चाहिए, पूजा करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी वजह से आप उसमें दिल नहीं लगता है, तो अगर आप किसी आर्ट में दिल लगा रहे हैं, तो कम से कम आप शैतानी हरकतों से तो दूर हैं ना। It's very nice. आप किसी जगह बार में जाके शराब तो नहीं पी रहे हैं या कहीं चरस तो नहीं पी रहे हैं। अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, तो वो भी सुकून का रास्ता है। बेसुकून। अगर आप अच्छा संगीत सुन रहे हैं और उस चीज़ से आप दूर हो रहे हैं जो शैतानी काम हो सकता है, जिससे किसी को हर्ट हो सकता है, तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखिए, वो सोसाइटी गर्क हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसमें आर्ट्स को मार दिया जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा हमारा कपड़ा मैला हो जाता है ना, तो हम धोते हैं ना, साबुन लगाते हैं ना। इसी तरह से जब हमारी रूह मैली हो जाती है स्ट्रेस के ज़रिए, किसी गलत थॉट के ज़रिए, नफ़रत के ज़रिए, किसी से झगड़ा हो गया, बीवी बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, तो जो दिमाग डैमेज होता है, हार्ट डैमेज होता है उसकी वजह से, वो सुकून कैसे पाएगा? तो संगीत, पेंटिंग, शायरी रूह की ग़िज़ा है, फ़नून लिताफ़ा, वो रूह का साबुन है कि जो मैली हुई है रूह, उसको हमने धो दिया। और अगर आप उठा के देखें, मैं किसी भी तहज़ीब का, किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, जहाँ-जहाँ संगीत को ख़त्म किया गया, जहाँ-जहाँ पेंटिंग को ख़त्म किया गया, जहाँ जगह पोएट्री को ख़त्म किया, वो सोसाइटी ख़त्म हो जाती है। उसमें अच्छे इंसान पैदा नहीं हो पाते हैं। ये रास्ता है इंसान को बेहतर बनाने का। Very nice. ये बात है। बहुत अच्छा लगा उस्ताद जी आपसे बात करने में, और बहुत अच्छी बातें निकली, और मुझे अभी फिर से ले आना चाह रहा हूँ मैं आप। मैं बिल्कुल जब कहोगे, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ भी है। शानिल, मैं जब रेडियो में आया हूँ अभी तुम्हारे साथ, या दुनिया में कहीं पर भी जाता हूँ, तो बतौर फ़नकार ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं थोड़ा बहुत जो भी मुझे सुन रहा है, उनको मैं बता सकूँ। मानना ना मानना हर इंसान की अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन मैं कम से कम पहलू दिखा सकूँ। Very nice. Absolutely. ये बात है। मैं बिल्कुल कहूँगा, जब भी आप कहेंगे आऊँगा मैं। नहीं, वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक अच्छे उर्दू बात करने वाले के मतलब होस्ट के साथ लेना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो भी इंटरव्यू बहुत अच्छी बिल्कुल, रहेंगी, बिल्कुल। बारीक रहेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जाते-जाते अभी मैं रूठे-रूठे का ज़िक्र किया था, अच्छा, अभी ठीक मेरे है। दिमाग में गोरख कल्याण। धनी सरमा सारे मारे रे मनी धा धानी सदानी दाम रे मरे दाम रे मधम रे निसा रूठे रूठे नैना लागे सुंदर रूठे। हाँ कहो। नैना लागे सुंदर मनमोहनवा श्याम सुंदर मनमोहनवा श्याम सुंदर कहो ना मैं कैसे तो है मनाऊं रूठे रूठे नैना लागे सुंदर रूठे रूठे नैना लागे सुंदर लगन लगी तुम संग मोरे रसिकवा लगन लगे लगन लगी तुम संग मोरे रसिकवा लगन
न लगे। तुम संग मोरे रसिकवा पल छिन तुम बिन कल नाही आए। रूठे रूठे नैना लागे सुंदर, रूठे रूठे नैना लागे सुंदर, मन मोहनवा श्याम कुंवर, मन मोहनवा श्याम कुंवर, रूठे रूठे। मामा रे मामा सा रे सा मामा रे सा नि धा नि सा रे मा सा रे सा मामा रे सा नी धा नि मा धा मा नी धा मा रे सा रे मामा रे सा रे सा नि धा मा धा नि सा रे नी सा रे नी सा नी रे सा रे सा नि धा मा धा नि सा रे मा धा नि सा रे मा धा नि सा। नैना लागे रूठे रू। चलो सरगम। दानी सा धानी सा धानी दा सानी सा माधानी 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 दा मारे सानी सा दानी सा धानी सा धानी सा रे मारे सानी दा मारे सा सानी दा मारे सा सा सानी नी दा सानी दा मारे दानी 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 रे मारे सानी सा। रूठ क्या बात है। रूठे रूठे नैना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम थोड़े से वक्त में, मुझे बाखुदा इतनी उम्मीद नहीं थी शानिल, जितनी तरक्की आपने की है। मैं क्या कहूँ, मेरे बहुत। और मुझे मेरी उम्मीद दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है। हम डैड को बता देते हैं। डैड सुन रहे होंगे वो शायद आपको टेक्स्ट किए थे जब आप अच्छा ये हॉबी रखना चाहिए। उनको बता दे हॉबी रखना चाहिए। हाँ सब, मुझे आपसे ये शो एंड नहीं करना है मुझे। बस शॉन अभी आ जाएगा, मैं दूसरा होस्ट। बस आप थोड़ा थोड़ा बता दिएगा ये गोरख कल्याण का थोड़ा इसका भाव जो है जी। बहुत रोमांटिक राग है, रूहानी भी है बहुत, और रूहानियत भी है, और एक रस है, 9 रस होते हैं उसमें। श्रृंगार रस जो है वो रोमांस का रस है, और विरह रस जो है वो सेपरेशन का रस है। इसमें दोनों ही रस शामिल हैं कि रोमांस भी बहुत अच्छा हो सकता है, और जुदाई का दर्द भी हम इन सुरों में बयान कर सकते हैं। और ये पेंटाटोनिक स्केल्स कुछ मतलब कुछ दूसरा निकलता है इस चीजों में से, क्योंकि बहुत कम चीजें होते हैं खेलने के लिए। जी जी जी। और बहुत ही खूबसूरत राग है ये। और इसमें आरोह ये बनती है सा रे मा धा नि सा, सा रे धा मा रे नी सा। अब लेकिन नाम है गोरख कल्याण, और कल्याण कंप्लीट नहीं होता है पंचम की। Is that right? तो जैसे तड़का लगाते हैं ना, सब दाल बन गई और उसके पास खूबसूरत सा तड़का लगा दिया जाए, तो उसमें पंचम का तड़का भी लग जाता है। रे मादा नि सा नि धा मा रे मा धा मा रे पा मा रे नी सा। तो जब पा मा रे जो आता है ना, तो वो एकदम यर्निंग होती है, तड़प जगती है। र न ना। तो ये बात है। तो हम भाव कैसे कैसे दिखा सकते हैं, वो 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है कि कितना रियाज है, और आप इंसान कैसे हैं, रोमांटिक हैं या नहीं है, आपका दिल नाजुक है या नहीं है, दूसरे के दर्द का एहसास है या नहीं है। संगीत सिर्फ एक, मैं यही कहता हूं, जिन लोगों का दिमाग इधर उधर भटकता है ना, वो संगीत सीखना शुरू कर दें, कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले होते हैं लोग, वो संगीत सीखना शुरू कर दिए, रूह को काम कर देगा, आप बेहतर इंसान बन जाएंगे। अगर आपने कभी जिंदगी में प्यार नहीं किया, तो वो प्यार करना भी सिखा देगा आपको, नाजुक दिल बना देगा। क्या क्या चीजें, खजाना है। Thanks a lot, उस्ताद जी। जी, Thanks a lot. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। All right.
Hope you all have enjoyed my attempt at Urdu and a little bit of singing. This is Ustad Ghulam Abbas Khan Saab's first appearance on Radio Azad, one of hopefully several in his short time in Dallas as we are on tour. He will be leaving our presence shortly, but we have him for a few short days. To everyone out there who has spent time with us, been part of this journey of myself singing and learning, thank you for your support. And after so many days, we have gotten to spend time with Khan Saab. So thank you so much, and we will see you inshallah very soon with more music topics and more things to enjoy. Thanks a lot. This is Radio Azad.